केसरिया बालमा पधारो हमारे देश और इलेक्शन यात्रा आज यहाँ इसी आमंत्रण पर यहाँ के लोगों का मिजाज टटोलने के लिए, उनके दिल में झांकने के लिए और समझने के लिए कि उनकी चॉइस, राइट चॉइस कौन है, ये समझने के लिए इलेक्शन यात्रा जनगण का मन टटोलती हुई आज गुलाबी नगरी में है। गुलाबी नगरी, धौलपुरी गुलाबी पत्थरों ने जिनको ये रंगत दी, जिसको ये रंगत दी, आज ये चुनाव के कौन से रंग देख रही है और किसकी तरफ बयार बहती दिखाई दे रही है, हम जानेंगे इन खास मेहमानों से। और ये वो लोग जो असल में परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन शुरुआत में रवायत के तौर पर इनका परिचय आपसे करा देता हूं। बालमुकुंद आचार्य जी, जो कि यहां हवा महल से वो विधायक जो कि जैसे ही विधायक बने पूरे देश में उनकी हवा बहने लगी। उनकी शख्सियत आप जानते हैं, आज उनसे हम जानेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। अमितोष पारीक जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और अपनी बातें यहां हमारे सामने रखेंगे। बालमुकुंद आचार्य जी के खिलाफ जिन्होंने चुनाव में ताल ठोकी थी कांग्रेस की तरफ से, वो आर तिवारी जी यहां मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं, हालांकि ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, बताना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये संस्कारों की बात लगी, लिहाजा मैं इसका जिक्र कर देता हूं। आर तिवारी जी जब यहां चढ़े, उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं बालमुकुंद आचार्य, लेकिन आकर उन्होंने पहले उनके चरण स्पर्श किए और आचार्य जी ने पूछा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपको सफाई क्यों देनी पड़ रही है। ये मैं तो संस्कारों की बात कर रहा हूं। और इसके अलावा वरुण पुरोहित हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि, और आप जब भी अपनी बात कहिएगा तो माइक लेकर कहिएगा, और वरुण पुरोहित हमारे साथ मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां इन मेहमानों के लिए होना चाहिए। आप इनकी तरफ कितनी उम्मीद से देख रहे हैं, कितनी जबरदस्त डिबेट की आपको उम्मीद है, आपकी तालियां बताएंगी कि आप कितने उत्साहित हैं यहां इस इलेक्शन यात्रा को अपने बीच में पाकर। बस इतना सा उत्साह है, बस इतना सा उत्साह है क्या इसके लिए? एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए और उसके बाद शुरुआत करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आज दिग्गजों ने यहां राजस्थान में अपनी ताकत झोंक दी। ताबड़तोड़ प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देखने को मिला। तो आज कांग्रेस के बड़े नेता भी जयपुर पहुंचे और उन्होंने भाजपा पर अपने बाण छोड़े। कौन किस पर क्या कह रहा है और किसकी बातों में सब्सटेंस है, क्या तथ्य है, जरा जल्दी से देखिए। एक टोन सेट हो इस डिबेट के लिए, उसके बाद आते हैं इन मेहमानों के पास। देखिए रिपोर्ट। मोदी जी ये झूठों के सरदार हैं, झूठ बोलते हैं। 4 जून 400 पार, 4 जून लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब चंद दिनों का समय बचा है। उससे पहले सभी सियासी पार्टियां धुआंधार प्रचार कर रही हैं। अजमेर में प्रधानमंत्री मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर करारा प्रहार किया, तो जयपुर की रैली में कांग्रेस की तरफ से कमान संभाला प्रियंका गांधी ने। कल कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। जो ये मोदी जी ने इवेंट बाजी बना रखी है, गाजा बाजा, ये सब जो लोग सोचते हैं कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, या आपका ध्यान कहीं और आकर्षित करके गद्दी पर सुरक्षित रहेंगे, उनको सच्चाई दिखाइए। कांग्रेस ने 25 गारंटी के साथ मोदी को हारने की गारंटी का दावा भी किया है। ऐसे में जनता मोदी की गारंटी या कांग्रेस की गारंटी में किस पर भरोसा जताएगी? जनता का मन टटोलने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की इलेक्शन यात्रा अलवर के सिंहद्वार से होते हुए पिंक सिटी जयपुर पहुंच गई है। राजस्थान की धरती में 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। राजस्थान की 25 सीटों में बीजेपी ने 24 और 1 सीट एनडीए की सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जीती थी। राजस्थान में पहले चरण यानी 19 अप्रैल को 12 सीटों पर चुनाव होना है, जबकि दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 सीटों पर मतदान होगा। राजस्थान की जनता के सवाल और उनके मन की बात जानने के लिए हमारी यात्रा पिंक सिटी यानी जयपुर पहुंच चुकी है। जयपुर लोकसभा सीट पर ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य बिरादरी का दबदबा है। इस सीट पर मुस्लिमों की आबादी करीब 10% है। 2014 और 2019 में बीजेपी ने ही यहां पर जीत का परचम लहराया।
2024 में बीजेपी ने रामचरण वोहरा का टिकट काटकर मंजू शर्मा पर भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने प्रताप सिंह खाचरियावास को चुनावी मैदान में उतारा है। मोदी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जबकि इंडी गठबंधन लोकतंत्र को खतरे में बता रहा है। ऐसे में जनता किसकी गारंटी पर भरोसा करती है? इलेक्शन यात्रा में आज जयपुर की पब्लिक से जानते हैं, अब की बार किसकी सरकार। और आज यहां हम आपको यह भी बता दें कि अखबार में पढ़ रहा था यहां का उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा। राजस्थान में जनवरी के बाद से 8,000 से ज्यादा नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का खेमा ज्वाइन कर लिया है और इसमें सबसे ज्यादा कांग्रेसी हैं। ये बात क्या बताती है ये समझेंगे, लेकिन ऐसे में और ये भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस में जाने वाले भी लोग हैं, लेकिन वो सिर्फ 48 है। परसेंटेज आप निकालिएगा। अभी मैंने सवाल भी नहीं पूछा है और आर तिवारी जी शुरू हो गए हैं। जरा सुन लीजिए शुरुआत की रिमार्क क्या है इनके। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को चोर बता दिया इन्होंने। ये कहा है कि कांग्रेस में चोर थे। ये कह रहे हैं ये भाई साहब भ्रष्टाचार करो। ये कह रहे हैं भाई साहब सबको चोर बता रहे हैं कांग्रेस को। मशीन में चले जाओ। ये मोदी की वॉशिंग मशीन ऐसी है, हजारों करोड़ का घोटाला करो और मोदी की वॉशिंग मशीन में तो आप भी जाने वाले हैं क्या वॉशिंग मशीन में? ये सारे के सारे भ्रष्टाचारियों आप भी जाने वाले हैं क्या वॉशिंग मशीन की तरफ? भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारियों के समर्थक आज देश में, अरे बीजेपी के हैं या मोदी के? मोदी नाम की कोई पार्टी है क्या देश में? है मोदी का परिवार। भारतीय जनता पार्टी के आर तिवारी जी, ये मोदी के हैं। आर तिवारी मोदी कोई राजनीतिक तिवारी जी, तिवारी जी भाषण न दें, सवाल तो सुन लें। 56 इंच की छाती नापने के लिए टेलर भेजेंगे कहा है खड़गे ने। आप लोग ये जरा देखिए कि आपके लोग ज्वाइन क्यों कर रहे हैं बीजेपी। मैं ये कह रहा हूँ भाई, 56 इंच की छाती अभी आने वाली 19 तारीख को और 24 तारीख को देश के 140 करोड़ मतदाता नाप देंगे। झूठी बातें, झूठी गारंटी, मोदी की छाती की नाप जनता देने वाली है, उसमें कांग्रेस। अच्छा चलिए, बालमुकुंद आचार्य जी, ये तो आपके खिलाफ मैदान में रहे हैं, आप इनको हराकर हवा महल के विधायक बने हैं। इनको नसीहत नहीं मिली है या असल में इनको मालूम है कि वो एक तुक्का था, लग गया था और एक बार फिर से इनकी जीत हो गई, होने वाली आने वाले दिनों? देखिए, आप अभी सुने आप इनके मुंह से, इन्होंने क्या कहा कि जो चोर थे, इन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी को स्वयं ने चोर कह दिया। इन्होंने अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अपमान किया। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण भारत नहीं अपितु पूरी दुनिया की लार्जेस्ट राजनीतिक पार्टी, जिस पार्टी में मान सम्मान कार्यकर्ताओं का है, जहां अंतिम छोर पे भी व्यक्ति बैठे के भी सम्मान है और मातृशक्ति का वंदन अभिनंदन अधिनियम आपने पॉइंटर दिमाग में रख लीजिए, एक साथ जवाब दीजिएगा। उसका आऊंगा जयपुर से हटा दिया गया। मैं आऊंगा तिवारी जी, मैं आऊंगा एक साथ जवाब दीजिएगा, बात खत्म कीजिए। हाँ जी, देखिए, यह है मोदी का परिवार और दुनिया की सबसे लार्जेस्ट बीजेपी का परिवार नहीं। आऊंगा आपके पास भी आऊंगा, वहां आऊंगा तो अपनी बात कहिएगा। आप इतने नारे लगाएंगे तो बात नहीं कर पाएंगे हम लोग। माता की, भारत माता की। बालमुकुंद आचार्य जी, एक सेकंड, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है। आपने क्या अपने नेताओं का अपमान किया है और वो अपमान है वजह, जिसकी वजह से लोग जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चोर बता रहे हैं। 8,000 लोग देखिए कांग्रेस छोड़कर चले गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ, क्यों हुआ ऐसा? अब जवाब लेता हूं, एक सेकंड। अब जवाब हो तो देवें, क्योंकि ये मम्मी बेटे की जीजी जिया जी का परिवार है। उसके बाद आप लोगों के पास आ रहा हूं अमितोष। जनता पार्टी भारत की जनता की सेवा को समर्पित परिवार है। तो सही जवाब क्या देते हैं? हेमंत बिस्वा कांग्रेस का हजारों करोड़ का दलाली का भ्रष्टाचार को आरोप, मुख्यमंत्री कौन बना रहा आसाम में? अशोक चौहान। हाउसिंग घोटाला हजारों करोड़ का कौन ले रहा है? शरद पवार यहाँ रहते हुए घोटाला कर रहे थे, वहां जाके नहीं करेंगे। चोरों का अड्डा, हमारे यहाँ चोरी करी और भारतीय जनता पार्टी में मोदी की क्लीन स्वीप में चले गए। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ चोरी करी, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ
शासन को बदनाम किया, उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय हुए, भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गई है भारतीय जनता पार्टी। 2014 के बाद भ्रष्टाचारियों सेवक आदरणीय मोदी जी के आने के बाद एक भी घोटाला हो तो बता दो। भारतीय ये फर्स्ट राउंड चल रहा है अभी। फर्स्ट राउंड में कौन किसको नॉकआउट कर रहा है फैसला कीजिएगा। जरा मैं जनता के पास जाने वाला हूँ। आर तिवारी जी का स्वास्थ्य आज बहुत अच्छा नहीं है, उसके बावजूद हमारे बीच में पहुंचे। सर एक सेकंड मैं आप लोगों के पास, लेकिन आने से पहले जरा जनता के बीच में, हालांकि इनमें कई पॉलिटिकल समर्थक भी उनके पास जाऊंगा, लेकिन ये तो शुरुआत है। ये आरंभ आपको कैसा दिखाई दे रहा है पहला फेज, उसके पहले ये जो हवा बन रही है कैसी दिखाई दे रही है आपको गौरव? 142 करोड़ लोगों का परिवार है। बालम आवोनी पधारोनी मारे देश देश है, पधारोनी मारे दे। वो तो पधार गई इलेक्शन यात्रा यहाँ, लेकिन ये आरंभ कैसा है? ये आरंभ बताइए जरा जल्दी से कैसा है, उसके बाद मैं उधर जाने वाला हूँ। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो जान, आज एक धनुष दो तीन पे उभार दो। कौन करने वाला है ऐसा? कौन कह रहा है कि आरंभ प्रचंड है? जरा दोनों तरफ के लोगों से जानते हैं। ये कांग्रेस के खेमे में इतनी भगदड़ क्यों है? जरा मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ। और आपका कोई सवाल है उधर से तो आप अपना नाम लेकर उधर पूछ सकते हैं। मेरा नाम है अंकित कुमार काला। मैं बाबा जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के दो, एक तो सांसद प्रत्याशी है जो है ज्योति मिर्जा जी, और पूर्व सांसद रह चुके हैं जो है अनंत हेगड़े जी। उनका बयान आया था कि अगर हम 400 पार का बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करते हैं तो हम देश के संविधान में संशोधन करेंगे, देश के संविधान को बदलेंगे। तो संविधान के संशोधन क्या कांग्रेस ने नहीं किए? पहले संविधान में संशोधन नहीं होते रहे हैं क्या? संविधान में संशोधन क्या इंदिरा गांधी के समय नहीं, क्या राजीव गांधी के समय क्या संविधान संशोधन हुए? भारतीय जनता पार्टी पहले धर्म को आड़ा ले रखी थी। नहीं, अब जरा आपने सवाल पूछा, जवाब दीजिए बालमुकुंद आचार्य। देखिए, कांग्रेस के टाइम में कितने संशोधन परिवर्तन हुए। जहां देश हित में, राष्ट्र हित में, जनता के हित में अगर कोई संशोधन करना पड़े तो उसमें बुराई क्या है? समाप्त कर रहे हो क्या और आरक्षण समाप्ति की बात किसने कही? कहाँ कही? आरक्षण को समाप्ति की बात अम्बेडकर साहब को सबसे बड़ा सम्मान, लोगों की भावनाओं सम्मान किसी ने किया? कोई और सवाल आप लोगों का किससे सवाल है वो बताइए। किया। मैं तिवारी जी से पूछना चाहता हूं कि अभी ये जो अभी सांसद का इनका पहले टिकट दिया था सुनील उनको शर्मा जी को, कोई टिकट लेने वाला तैयार नहीं है। उसके बाद वो उन्होंने मना कर दिया, उनके पास लड़ाई टिकट पे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस की ये स्थिति हो गई। ये तो राजसमंद से भी कहा जाता है कि वो फोन ऑफ करके बैठ गए आपने जिनका नाम अनाउंस किया। कई जगह पे लोग नॉमिनेशन फाइल करने नहीं जा रहे हैं। इतना डर क्यों है? कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प पूरा करने में सहयोग कर रहे हैं आप। हमारे यहाँ 25 सांसद चुनाव लड़ रहे हैं और 25 के 25 जीत करके आएंगे 2014, 2024 की 4 जून को। आपको याद दिला दूं 2004 में इंडिया 25 के 25 लगातार सदन में चुन के जा रहे हैं राजस्थान से, और तीसरी बार फिर बालमुकुंद आचार्य जी उनकी बात पूरी हो जाए प्लीज, उनकी बात पूरी हो जाए फिर अपनी बात कहिएगा। तिवारी जी जल्दी से, क्यों आपके खेमे में भगदड़ भी है? नेता चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता एक नहीं जा रहा। जो बेईमान है, जो चोर है, जो बेईमानी करते हैं वो कांग्रेस ईडी के डर से, सीबीआई के डर से, कह रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता बेईमान है। इनके अग्रिम संगठन युवक का इनके यहाँ नहीं है। आपके यहाँ इतने ज्यादा बेईमान लोग थे? अरे इतने ज्यादा बेईमान थे? अभी तो 2014 के पहले घोटालों की सरकार थी, लूट की सरकार थी। चलिए अब मैं वरुण पुरोहित के पास जरा जाना चाहता हूँ। ये आर तिवारी जी ने आपको बताया कि उनकी निगाहों में ऐसा क्यों हो रहा है। वॉशिंग मशीन की बात की जा रही है, लेकिन वरुण पुरोहित कहीं आप लोग डिनायल मोड में तो नहीं है? सच्चाई सामने है, बड़ी सच्चाई सामने, आप लोग देखना नहीं चाह रहे? देखिए दिनेश जी, अरे भाई ये जयपुर की संस्कृति नहीं है। थोड़ी देर प्लीज, मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ी देर शांत रहिए, जरा बात सुन लीजिए। मेरी बात सुनिए, जयपुर गुलाबी नगर है, हमारी संस्कृति नहीं हल्ला गुल्ला करने सर की। मैंने कर दिया रिक्वेस्ट, सर आप अपनी बात कहिए। सवाई मान सिंह जी की मूर्ति सामने है, आप अपनी बात कहिए सर। और पीछे हमारी विरासत अल्बर्ट हॉल, ठीक है, हमें उसको ध्यान में रखते हुए बात करनी है। आपने जो बात करी, देखिए कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत पार्टी है। आज भी कांग्रेस के आदमी लेके भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। जो आपने बात करी है, जो आप जो बात कह रहे हो, क्यों छोड़ के जा रहे हैं,
उसका कारण ये है कि ये टिकट वितरण जो है कांग्रेस पार्टी में, वो कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया जा रहा है। ये जो बाहर से आते इम्पोर्टेड आदमी घुसपैठिए, उनको कांग्रेस ने मजबूत बनाया, उपकृत किया, ओबलाइज किया। वो मलाई चाट के, सेटिंगबाजी करके फिर वापस पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। जरा वो कार्यकर्ताओं को ऐसा नहीं है कि पार्टी छोड़ने वाले सिर्फ कांग्रेस के हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी कुछ लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है, हालांकि वो नंबर कम है, बहुत कम है। ऐसा क्यों है? देखिए, मैं ये बताता हूँ कि सबसे पहले मैं पुनः सवाल पे आता हूँ। जो मेरे मित्र ने कहा था कि संविधान के अंदर में फेरबदल भारतीय जनता पार्टी ने किया, जवाब तो नहीं मिला। मैं ये बताता हूँ, सबसे पहला 1976 के अंदर में संविधान के अंदर में सेक्युलरिज्म शब्द डालने वाले वही कांग्रेस सरकार थी, ना कि भारतीय जनता पार्टी थी। ये वही कांग्रेस सरकार थी जिसने भारत को धर्म के नाम पर विभाजित किया। ये वही कांग्रेस सरकार थी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाई और मंदिरों को हटा दिया। ये वही कांग्रेस सरकार थी जो वक्फ एक्ट लेके आई। ये वही कांग्रेस सरकार थी जो मुस्लिम कमीशन एक्ट लेके आई। मैं ये बोलता हूँ कि धर्म के नाम पर इस देश का विभाजन करने वाले कांग्रेस लोग अगर दूसरी पार्टी में आते हैं तो उनकी विचारधारा के अंदर में परिवर्तन आया। और ये शुभ संदेश भी है कि आज जो राष्ट्रीय हित में सोचने लगे, जो हिंदू टेरर की बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए आमितोष, कि वो जो जिनकी सोच बदल रही है आपकी पार्टी में आने से, उनके पुराने किए हुए कर्म या उनके पुराने घपले जिनका जिक्र होता रहा है वो वापस हो जाएंगे? वॉशिंग मशीन में धुल गए। जो ईडी की कार्रवाई में जो भ्रष्टाचारी था, ईडी की कार्रवाई एक भी केस बना दी जो विड्रॉ कराओ भारतीय जनता पार्टी ने, एक केस विड्रॉ नहीं है। ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने पीएफआई के 1600 टेररिस्ट जिसमें आतंकवादी के केस चल रहे थे विड्रॉ कर लिए कर्नाटक में। एक भी भारतीय जनता पार्टी हजारों करोड़ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आज तिवारी जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि आप लोगों ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है उसमें मुस्लिम लीग वाली झलक मिल रही है। ये मुस्लिम लीग वाली झलक क्यों है उसमें? एक बात सुनो, मोदी के पास में अगर मुसलमान और हिंदुस्तान की राजनीति करना, कब्रिस्तान और शमशान ये शब्द नहीं रहे तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो। ये 80 और 20 का खेल खेलते हैं। कहाँ है मुस्लिम लीग की? कौन सी आ गई? ये मुसलमानों के नाम पर हिंदुओं का शोषण कर रहे हैं, हिंदू लोगों का शोषण कर रहे हैं, सनातन धर्म का शोषण कर रहे हैं। कांग्रेस को कुछ लाभ अगर हिंदुओं को चुन तो हिंदू राष्ट्र को घोषित किया जाता था। अब जब से भारतीय जनता पार्टी की 2014 से सरकार बनी है तब से सनातन आपकी बात पे अजेंडर दे रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, 2014 के पहले सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में ऐतिहासिक देश में परिवर्तन हुआ, देश में विकास हुआ। आप देखिए, 3 तलाक कानून कौन लाए? आदरणीय मोदी जी। जम्मू कश्मीर धारा 370 का खत्म किसने किया? आदरणीय मोदी जी। उज्ज्वला योजना कौन लाए? आदरणीय मोदी जी। किसान सम्मान निधि कौन लाए? आदरणीय मोदी जी। आयुष्मान भारत योजना मोदी जी। जनधन योजना मोदी जी। पीएम गरीब कल्याण योजना मोदी जी। पीएम आवास योजना, करोड़ों लोगों को घर दिलाने का काम। हर घर जल योजना पीएम मोदी जी। डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, नमामि गंगे योजना, स्वच्छ भारत और ये पूरी फहरिस्त वंदे भारत आचार्य पढ़ रहे हैं। सर एक सेकंड, आप तो अभी भाषण देंगे, अपने चुनावी भाषणों में पूरी फहरिस्त पढ़िएगा। सर एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सर एक बात जानना चाह रहा हूँ। उन्होंने एक बात कही है, आदरणीय प्रधानमंत्री, उन्होंने एक बात कही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने भारत ईजाद कर दिया या भारत पहले से था? तिवारी जी ये कह रहे हैं। आजाद होने के बाद 2014 के पहले मैंने आपका सवाल पूछा, एक सेकंड आजाद होने के बाद गांधी जी का संकल्प था कि कांग्रेस को अब समाप्त की जाए, और आदरणीय गांधी जी ने तो किया नहीं, लेकिन नकली गांधी जी ने खुद ने संकल्प ले लिया कांग्रेस मुक्त होने का, और उसी का जीता जाता प्रमाण है। आज देखिए कितना विचित्र है, जो हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, इन्हीं के पार्टी के आला कमान वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड से, जहाँ पे 55% मुस्लिम मेजोरिटी है। कितनी आश्चर्य बात है कि हमारी मुस्लिम बहनें शाहबानू केस में, शाहबानू केस में 10 तक अपनी तलाक के लिए करती है। 1 मिनट, राजीव गांधी ने शाहबानू केस के बाद संविधान में परिवर्तन कर दिया।
ट्रिपल तलाक को वापिस से अपराध मानते माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आए। उनकी बात सुनिए फिर जवाब दीजिएगा प्लीज। उनकी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए एक दूसरे के बीच। शाहबानो केस के अंदर में इद्दत तक तलाक के लिए बात करी गई थी, उसको राजीव गांधी जी ने संविधान में संशोधन करके बदल दिया। और आज 50-30 साल बाद प्रधानमंत्री जी ट्रिपल तलाक को अपराध करे बिना किसी तुष्टीकरण के। नहीं, आपने वायनाड की जब बात पूछी तो वो कह रहे हैं जेपी नड्डा कहाँ से, वो जेपी नड्डा की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, जरा सुन लीजिए। सनातन भी आगे चल रहा है। जेपी नड्डा कहाँ से राज्यसभा में जा रहे हैं? ये बता दीजिए, हिंदू मुसलमान कहने वाले ये थे, कहाँ से चुनाव लड़ रहा है? तो चुनाव अमेठी को छोड़ के मोदी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वायनाड से राहुल गांधी क्यों नहीं लड़ सकते? ये देश अमेठी को छोड़ के गए। गलत बातें सुनिए, जहाँ पर हिंदुओं को अब अगली बात पे आता हूँ। नहीं, अगली बात पे आता हूँ। देश के संदर्भ में ये कहा गया कि भारत पहले एग्जिस्ट करता था कि नहीं, उसका जवाब आपने सुना। एक महत्वपूर्ण बात और कही है, सुन लीजिए सर। एक महत्वपूर्ण बात और कही गई है कि भारत के जो विरोधी हैं, भारत के जो दुश्मन हैं, आतंकवादी हैं, गार्जियन रिपोर्ट कर रहा है, अंग्रेजों का एक अखबार है, गार्जियन रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो मारे गए हैं वो असल में हिंदुस्तान की कोशिशों की वजह से मारे गए हैं। और इस बात का जिक्र भी हुआ है। इस बात को आप भारत की सुरक्षा, एकता, अखंडता से जोड़कर कैसे देखते हैं? मैं ये सवाल आपके पास लेकर आना चाहता हूं। इस सवाल पर आपकी सवालों की फ्रेमिंग में देखना चाहूंगा। मैं कांग्रेस के नेताओं पहले इस पर आ जाइए, देश की सुरक्षा वाले इस मुद्दे पे आई। देश की सुरक्षा तो पिछले 10 साल में जितनी अच्छी हुई है उतनी पहले आजादी से और 2014 तक और 2000। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, और सुरक्षा की बात ये कर रहे हैं। चीन पर जवाब दी। देखिए, सुरक्षा इस समय जितनी हो रही है ना, उतनी पहले कभी नहीं हुई देश की सुरक्षा। उधर का नजरिया भी लेना जरूरी है, इधर का नजरिया भी लेना जरूरी है। कांग्रेस के सरकार में ही सुरक्षा है। आप सुरक्षा से मतलब क्या है आपका? आतंकवादी घटनाएं, बम ब्लास्ट, लोगों का मारा जाना, मासूमों का मारा जाना, ये सुरक्षा है? भर के आतंकवाद कांग्रेस गवर्नमेंट के ये कब घटा है और कब ज्यादा? ये तो कांग्रेस सरकार में नहीं था। कांग्रेस सरकार में नहीं था। अच्छा, एक सेकंड, एक करके एक महाराज, हाँ बोलिए। महाराज जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि सुमेल पंचायत जो अपने आदर्श नगर विधानसभा में जामडोली पे केशव विद्यापीठ चौराहा है, उसके पास में एक दारू का ठेका है। महाराज जी को निमंत्रण देने गया सरपंच अजय सिंह राजावत। महाराज को टाइम नहीं है मीटिंगों में, और उसमें टाइम है, ये केवल नाम के महाराज है। जब वो कुछ करते हैं तो दिक्कत होती है, जब नहीं करते हैं तो दिक्कत होती है। एक हाँ, देखिए, यहाँ के कांग्रेस के एमएलए जो सोनिया गांधी जी सीए का विरोध कर रही है, वो खुद एक विदेशी नागरिक है, फिर भी वो सीए का विरोध कर रही है। कारोबार बंद करा। महाराज से मैं सवाल करना चाहता हूँ, महाराज आपका सब्जेक्ट क्या है? या तो हिंदू मुसलमान आपका सब्जेक्ट है या देश का विकास आपका सब्जेक्ट है? इस पे बात करिए। सब्जेक्ट क्या है? विकास सब्जेक्ट क्या है? क्या अपीजमेंट सब्जेक्ट होना चाहिए? अभी आपने ये कहा देश की सुरक्षा को लेकर के, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि जिन्होंने अभिनंदन जो पाकिस्तान में चला गया था, उसको सिर्फ 3 घंटे के अंदर वापस हिंदुस्तान में बुलाया। ये अभिनंदन का भी जिक्र हुआ। देश की सुरक्षा के संदर्भ में दोनों तरफ से बातें कही गई, लेकिन वो लोग कौन हैं? के साथ हाथ मिलाने का काम। जम्मू कश्मीर में 370 नहीं हटे, उसके पक्ष में हमेशा कांग्रेस रही। जम्मू कश्मीर में आए दिन दुर्घटनाएं घटती, बम फूटते, और वहां पर कलम की जगह बंदूक हुआ करती थी। आज कश्मीर में कलम है, व्यापार है, रोजगार है, टूरिज्म है। नहीं, लेकिन कांग्रेस ने कांग्रेस ने आज एक बात यहाँ जयपुर से कही है कि जयपुर में आने के बाद आप किसानों की बात क्यों नहीं करते हैं, आप कश्मीर और 370 का जिक्र क्यों करते हैं? ये बात क्यों कही गई? मैं वरुण पुरोहित से जानना चाहता हूं, क्या कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? भारत के हिस्से में उसकी बात नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। लद्दाख में लेह में सोनम वांगचुक बैठा है अनशन पे, उसकी भी होनी चाहिए। और 2014 से पहले गांधी परिवार की बात करो, वरुण गांधी, मेनका गांधी को क्यों लगा इन्होंने अपनी टीम में, अपनी पार्टी के अंदर? मुझे ये बताइए। और 2014 के बाद की बात करते हो, क्या अटल जी की सरकार बेकार थी क्या? अटल जी 7 साल प्रधानमंत्री रहे, वो बेकार कांग्रेस के मित्रों से समझ में नहीं आ रहा है। और मैं इसी की बात करना चाह रहा हूँ। और आप ये देखिए, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो कह देंगे ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, 1919 का बना हुआ है। क्या आंकड़े दिए बेरोजगारी के ILO ने?
बेरोजगारी पे कोई बोलेंगे कुछ? ये नहीं बोलेंगे। महंगाई पे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अब इन्होंने बात की जनधन खातों की। जनधन खाते, मैं ये सवाल ले जाता हूँ, क्या महंगाई पर, बेरोजगारी पर आप लोग नहीं बोलेंगे? जानबूझकर नहीं बोल रहे हैं? अमितोष क्यों नहीं बोल रहे सर? हर बार महंगाई पे भी बात होती है। लद्दाख का जिक्र दिया, अनशन टूट गया उसका, वहाँ पे संवाद हुआ है। हम बात करते हैं रोजगार की भी। हम बात, अब आप बताइए, इस धर्म के साथ में अगर बात करी जाएगी तो रोजगार की भी होती है, युवाओं की भी आती है। युवाओं को टूल किट बनाई गया है। एक मिनट, युवाओं को टूल किट बनाए कांग्रेस सरकार। आप ही की तरफ से बोल रहे हैं। एक सेकंड उनकी बात सुन लीजिए। बालकुंज जी में कांग्रेस सरकार के समय पे राजस्थान के अंदर में करौली में दंगे हुए, कहाँ थे इनके नेता? छपड़ा में दंगे हुए, कहाँ थे इनके नेता? बारह में धर्मांतरण हुए, कहाँ थे इनके नेता? तब कोई बात नहीं करेगा। कौन कराता है दंगे? एक दंगा आ रहा हूँ आपके पास, बात कहिएगा आप जरा। ये आर तिवारी जी की बात नहीं, आर तिवारी जी इस पर जवाब देंगे। 1947 में इस शहर मेरे जयपुर में कोई दंगा नहीं हुआ। अरे 1947 में आप लोगों ने विभाजन कर दिया। कोई दंगा नहीं हुआ। कोई दंगा हुआ ही नहीं है। 1900 मैं बताता हूँ आंकड़े। राजीव गांधी के टेन्योर में 15 राज्यों में दंगे हुए, उठा के देखना। इंदिरा गांधी के में 16 राज्यों में दंगे हुए, और आपके टेन्योर में राजस्थान में दंगे हुए। क्या कांग्रेस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है? आप बताइए। नहीं, वहां से बताइए कितने लोग कांग्रेस की तरफ ये मानते हैं कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती है? हाथ उठाइए। नहीं, कोई नहीं मानता। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है कांग्रेस? बिल्कुल करती है। मैं बताता इतने कम हाथ इस वाले खेमे में भी कुछ लोगों को समझाना पड़ेगा, हाथ उठाने को समझाना। ये क्या अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ही कांग्रेस को पसंद है? मैं बहुत जल्दी से इस पर कांग्रेसियों का नजरिया भी लेकर आता हूं। क्या अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के बगैर कांग्रेस की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती? बहुत जल्दी से बात। अभी हिंदू मुस्लिम वाली जो बात चल रही थी, एक मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के सुरक्षा कार्यकाल में एक इंस्पेक्टर होते हैं, उनका बेटा और स्वयं इंस्पेक्टर जो है तानाशाही करते हैं, मर्डर कर देता है। उससे 7 दिन पहले वो इंस्पेक्टर अपने आप को डीआईजी बता के और वहां धमकी वसूली, गुंडागर्दी। ये जो दंगों की बात हो रही थी, ये दंगे हुए हैं कि नहीं? अरे ये इससे बड़ा दंगा क्या होगा? बात करते हैं महाराज, कह रहे हैं विकास की बात। जब ये कहना देश आजाद हुआ, अंग्रेजों के गुलाम था, जब हमारे पास कोई सामान नहीं था, जब गाड़ी केवल हमारे पास टांगे थे, बैलगाड़ी थी, ऊंट था, लड्डा था, उस आलपिन से लेके और बड़ी मशीनरी तक का निर्माण कांग्रेस कार्यकाल में। सर ये कह रहे हैं दंगों की बात। कांग्रेस सरकार के अंदर कितने दंगे हुए? मैं कहता हूँ बीजेपी सरकार में पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई दंगे नहीं हुए। और बात है धर्म की, तो आप ये देखिए कि कांग्रेस सरकार के अंदर हमारे डीजे तक बंद कर दिए गए। हमारी यात्राओं पे डीजे नहीं बजा सकते हम। डीजे बंद कर दिए गए। हम धार्मिक त्योहार 84 के सिख दंगों को भूलोगे क्या? सरकार कांग्रेस की थी या भारतीय जनता पार्टी एनडीए की थी? जिस दिल्ली में पूरी में सरेआम कत्लेआम हुआ था, वो कांग्रेस का राज था। जिस समय दंगे की बात करें, कांग्रेस के राज में इतने जघन्य दंगे हुए कि भारतीय जनता पार्टी के श्रद्धेय अटल जी के राज में भी नहीं हुए और मोदी जी के राज में भी। लेकिन मैं तो एक बात और समझना चाह रहा हूं कि अगर कांग्रेस की बातों से वरुण इतने ही मुत्तफिक हैं, इतने ही वो सहमत हैं, तो जरा ये भी बताएं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा क्यों हो रहा है जिनको टिकट मिल रही है वो जा नहीं रहे नामांकन दाखिल करने? उधर देखिए आपके सहयोगी समाजवादी पार्टी घोषणा कर करके वो बदल रहे हैं। गौरव वल्लभ क्यों छोड़ के गए? मैंने आपको कहा कांग्रेस के सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। कांग्रेस का सेंट्रल सिस्टम दुरुस्त नहीं है। इसको राहुल गांधी को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं आप? अब ये आप समझ लिए अपने आप। मैं तो कह रहा हूँ सेंट्रल सिस्टम को खोल के बोलिए ना। सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करना है मतलब राहुल गांधी को दुरुस्त करना है। सेंट्रल सिस्टम की जो पॉलिसी है वो मैंने आपको पहले भी बताया। मलाई चाटू सेटिंग बाजों का गैंग ऑफ वासेपुर जो है उसने कांग्रेस पे नहीं, मैं तो ये आर तिवारी जी से समझ लूं, वो इशारा कर रहे हैं, आप अगर खुल के बता दें क्या है सेंट्रल सिस्टम की खामी? जल्दी से बोलिए प्लीज। कांग्रेस में लोकतंत्र है। हम ब्लॉक लेवल से, जिले लेवल से, प्रदेश लेवल से नाम मांगते हैं। यह पर्ची सिस्टम नहीं है कि मोदी पर्ची भेजेगा मुख्यमंत्री बना देंगे, मोदी पर्ची भेजेगा एमपी का चुनाव लड़ा देंगे। अकेले तानाशाही नहीं। मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ, एक सेकंड। कांग्रेसी भाइयों से, इधर जो समर्थक मौजूद हैं उनसे समझना चाह रहा हूँ, कांग्रेस में इस समय समस्या क्या है? कांग्रेस में सेंट्रल लीडरशिप समस्या है क्या? आप लोग मानते हैं क्या? जो लोग मानते हैं वो जरा हाथ उठाएं। सनातन विरोधी। तो
समस्या कहाँ है? देखिए, मम्मी बेटे की, जीजी जिया जी की, वो कह रहे हैं सेंट्रल लीडरशिप में कोई समस्या नहीं। समस्या यही है कांग्रेस पार्टी में कि कार्यकर्ता तो बिल्कुल गुलामी की हद में जा चुका है, विरोध करना नहीं चाहता गलत बात का, जबकि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। जब तक क्रांति नहीं आएगी कांग्रेस पार्टी नहीं होगी। एक तरफ गौरव वल्लभ क्यों छोड़ के गए? एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई वॉशिंग मशीन, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सेंट्रल लीडरशिप में प्रॉब्लम है, गुलाम बना के रखा जा रहा है कार्यकर्ताओं को। इनमें से कौन सी बात सही है? नहीं, इनकी तो ये है, इनसे पूछिए गौरव वल्लभ क्यों पार्टी छोड़ के गए? गौरव वल्लभ ने बोला मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगाऊंगा, इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। क्या हो गया सर? 5 सेंटर है, 5, और हर सेंटर कोई काम ही नहीं कर पा रहा है। राष्ट्र हित में काम करोगे तो देश विरोधी कांग्रेस पार्टी में खिलाओगे। सुनिए दिनेश जी, मेरी सुन लीजिए, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। दिनेश जी, इन्होंने जिन लोगों का नाम लिया वो कोई कांग्रेस के कैडर से नहीं, गौरव वल्लभ छोड़ के गया, इनके पास चले गए। वो इतने दिनों तक कांग्रेस की तरफ से बातें रखते रहे, आपको कोई आपत्ति नहीं थी, गए तो कांग्रेस से ताल्लुक ही नहीं था। सेंट्रल सिस्टम उनको बुलाते हैं, उनको उपकृत करते हैं, कार्यकर्ताओं को उपकृत नहीं करते। ये खड़े कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाया, जयपुर में इमेज बनी कांग्रेस पार्टी की। ये कार्यकर्ता मेरे पिताजी के टाइम का, इसको बनाया अध्यक्ष, टिकट दिया। जब तो क्या इस उपेक्षा की वजह से कुछ दिनों में तिवारी जी भी भाजपा के खेमे में दिखाई देंगे? ये देखिए मुस्कुराहट, देखिए जरा तिवारी जी के चेहरे पे क्लोज कीजिए जरा, देखिए मुस्कुराहट देखिए। मैंने पूछा कि आप भी भाजपा में जा रहे हैं क्या? अपनी बात कही। और दिनेश, एक बात सुनो, दूसरी बात, ये बीजेपी, ये मोदी पार्टी के बीजेपी तो देखो खत्म हो गई, ये मेरा मानना है। भारत में बीजेपी का समूल नाश हो गया, मोदी की पार्टी बन गई। और जब इंदिरा गांधी हारी 77 में, यहाँ एक बात ध्यान से सुनो, 77 में इंदिरा गांधी हारी, परिवार की मम्मी बेटा जीजी जिया जी 4 की रह गई ये पार्टी। 10 दिन जेल जाकर के आया। मैं कांग्रेस का वो सिपाही हूँ, जब भैरव सिंह शेखावत जी ने कहा था एक कांग्रेसी दिखाओ 1000 रुपया ले जाओ, मैं आज भी वही कांग्रेसी हूँ। 1977 में भी कांग्रेस का था। नहीं, आप अभी तक तो हैं, अरे अभी तक तो हैं, आगे क्या होने वाला है उसकी बात कर रहा था। बालमुकुंद आचार्य जी, मोदी पार्टी है, कितने और लोग आने वाले हैं अभी चुनावों के दौरान ही? पार्टी है क्या देश में? कांग्रेस मुक्त भारत, मोदी की पार्टी, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना आदरणीय महात्मा गांधी जी ने किया था, वह सपना पूरा अब राहुल गांधी जी कर रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत, अब की बार 400 पार मोदी सरकार और ये मोदी का परिवार। तो ये लोग जो ये कह रहे हैं कि 400 की बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि ये संविधान के खिलाफ कुछ कर सकें, उस पर आपका नजरिया क्या है? संविधान प्रदाता लोगों का ये डर क्यों है? भीमराव अंबेडकर साहब, जिनको जो मान सम्मान मिला, जो 5 तीर्थ और जो उनका सम्मान बढ़ा, वो मोदी सरकार में बढ़ा है साहब। आप देखें, कांग्रेस ने खाली बातें की, काम नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार में सनातन भी है, तुष्टीकरण नहीं है, और देश का विकास भी है, और वर्ल्ड लीडर के रूप में भारत निकल कर आया है। ये हुआ ऐसा क्या? ये जो बातें कही, प्रधानमंत्री मोदी एक बात और बताइए बालमुकुंद आचार्य जी, क्योंकि आपको लेकर भी ये बातें होती हैं, क्या आप हिंदू मुसलमान करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये जो विकास की बातें लिखी हुई हैं पोस्टर्स में, विकसित भारत का संकल्प, विकसित भारत का संकल्प, उसके लिए हिंदू मुसलमान कराना जरूरी है क्या? कौन कर रहा है? दिनेश, कह रहे हैं दिनेश, कांग्रेस ने अब तक मुसलमानों को भ्रमित रखा, गुमराह रखा, उनके लिए कोई योजना नहीं, कोई रणनीति। मुसलमान कांग्रेस ने गुमराह किया है, या जैसा कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का डर दिखाकर हिंदुओं का शोषण किया है, बात कौन सी सही है? ये नारे बताएंगे, इधर से कांग्रेस के नारे और इधर से मोदी के नारे। आइए देखें किसके गले में कितना है दम, किसकी आवाज में कितना है दम। और इसी के साथ मैं आज जयपुर से आपसे विदा ले रहा हूं, लेकिन यहां से आगे गाड़ी चलेगी तो हम मिलेंगे जरूर। अगला पड़ाव अजमेर, मत कीजिएगा ज्वाइन करने में देर। आइए देखें किसके नारे में कितना दम, और आपकी भी जरा हो जाए। आखिर में क्या पेशकश है? कोई जो राम रचिरा